Hello students, welcome to Ingenious. Myself Ashish Singh, your guide and mentor at Ingenious for Computer Science. हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। कंप्यूटर साइंस का ये सब्जेक्ट हार्ड माना जाता है क्योंकि कुछ भी आप करिए सब कुछ कंप्यूट होना है और कंप्यूट करने के लिए हमें थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से गुजरना ही पड़ेगा। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन आपका बेसिकली 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। पहला है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, फर्स्ट थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, सेकंड है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेबिलिटी एंड थर्ड है थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी का कुछ पार्ट आपको एल्गोरिथम सब्जेक्ट में भी मिलता है, तो इसलिए इसके 2 पार्ट होते हैं थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के। तो हम कुछ पार्ट थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में डिस्कस करेंगे और कुछ पार्ट हम एल्गोरिथम में डिस्कस करेंगे। नाउ अब हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के बारे में बात करते हैं और इसका वेटेज देखते हैं कि गेट में कितने मार्क्स का थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा वेटेज रखता है और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेबिलिटी वेटेज रखता है। नाउ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा अप्रोक्सीमेट 80% वेटेज आपका रखता है। कहने का मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा मतलब टीओसी के गेट में क्वेश्चंस इसके 8 to 9 मार्क्स आते हैं। नाउ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेबिलिटी अप्रोक्सीमेटली 10% वेटेज है इसका एंड थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी 10% इसका वेटेज है। ठीक, नाउ अगेन मैं आपको पहले से बता दूं, इस टीओसी करने के पहले कुछ स्टेप हैं जिसको आपको फॉलो करना है। आप लोग सभी लोग डायरेक्ट मिनिमल डीएफए बनाने की कोशिश करते हैं और उसमें कई बार आपको कन्फ्यूजन होता है कि आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको मैं जो प्रोसेस बताऊंगा उस प्रोसेस को फॉलो करना है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। डिफिकल्ट इन द केस कि इसमें आपको जो ऑप्शन मिलते हैं वो ऑप्शंस कई बार कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो जितना क्लियर कॉन्सेप्ट आप रखेंगे, जितना क्लियर बेसिक रखेंगे, उतना ये सब्जेक्ट आपके लिए मज़ेदार हो जाएगा। और इस सब्जेक्ट का यूज़ आगे नेक्स्ट उसमें कंपाइलर डिज़ाइन में होता है। कंपाइलर डिज़ाइन की पहली और सेकंड फेज़ के लिए टीओसी का पूरा इस्तेमाल होता है। तो इसलिए इसको कंपाइलर के लिए भी हमें पढ़ के रखना है, जिसमें हम लेक्सिकल एनालाइजर और सिंटेक्स एनालाइजर बनाएंगे। तो आगे इसमें हम सबसे पहले अब टीओसी की डिफिनीशन पढ़ेंगे पहले कि टीओसी है क्या। तो टीओसी का मतलब है द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीन एंड देयर कैपेबिलिटीज इज टॉक। मतलब हम इसमें स्टडी करेंगे किसकी, मशीन की, जिसमें हम मैथमेटिक्स को कंप्यूट करने की कोशिश करेंगे। मतलब हम मैथमेटिकल टर्म्स को सिस्टम में एग्जीक्यूट करने का इसमें कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक, ओके। नाउ रेफरेंस बुक पे आ जाइए। रेफरेंस बुक हमेशा मैं 2 लेवल पे बताऊंगा आपको। पहला लेवल होगा आपका बेसिक लेवल और दूसरा लेवल होगा आपका एडवांस लेवल। दोनों लेवल की आपको बुक पढ़नी है। और पहले लेवल की बुक है केवीएन सुनीता, इंडियन राइटर हैं, बहुत बढ़िया बुक है। बेसिक लेवल से बहुत बढ़िया बताया गया है इस बुक में। आप मेरे साथ साथ इन बुक्स को भी देख सकते हैं। वैसे कोई नीड नहीं है, जरूरी नहीं है मैं पूरा का पूरा इसमें कवर करूंगा टीओसी में। आपकी पूरी की पूरी नोटबुक में पूरा सही से रहेगा, तो आप उसको अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपकी चीज़ें आप ऑटोमेटिक सही होने लगेंगी। लेकिन अगर किसी को प्रेफर करना है बुक कि और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए केवीएन सुनीता और लेवल 2 में पीटर लिंच आप प्रेफर कर सकते हैं। और भी बुक हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की, जेडी उल्मान है, मार्टिन है। इन बुक्स को भी आप देख सकते हैं। इन बुक्स में भी आप क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। नाउ सबसे बड़ी बात होती है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में, जो मेन वर्ड है जिससे पूरा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन निकला हुआ है, वो है आपका फॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज, अभी आगे हम फॉर्मल लैंग्वेज की डिफिनीशन पढ़ेंगे और पूरा का पूरा बेसिक पढ़ेंगे 1 by 1। आपकी करीब 6 to 7 आवर प्योर बेसिक क्लास रहेगी। मैं इसमें आपको एनएफए डीएफए बनाना नहीं सिखाऊंगा, पूरा बेसिक रहेगा और वो बेसिक पूरा का पूरा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में आपके यूज होगा। इसलिए केयरफुली आप इन बेसिक वीडियो को आगे मत बढ़ाइएगा, इसको प्रॉपर देखिएगा, क्योंकि आगे बहुत बारीक सी बारीक प्रॉब्लम्स जब आप मतलब बहुत से बारीक कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको दिक्कत कर जाते हैं। कई बार आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए
मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रॉपर ये बेसिक 6 आवर या 7 आवर की जो भी हमारी क्लास होगी इसको आप प्रॉपर बनाइएगा, इसकी प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और हर लेक्चर अपना सिक्वेंशियल वे पे रहेगा। तो आप बराबर मेरे साथ नोट्स बनाते जाएंगे और नोट्स के साथ साथ आपको क्वेश्चन और असाइनमेंट प्रॉपर तरीके से इसमें मिलते जाएंगे। नाउ फॉर्मल लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। फॉर्मल लैंग्वेज आपकी बेसिकली 4 टाइप से होती है। पहली है आपकी रेगुलर लैंग्वेज, दूसरी है आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, तीसरी है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज एंड फोर्थ है आपकी रिकर्सिव इमरेबल लैंग्वेज। इनके फुल फॉर्म आपके लिखे हुए हैं जो आप देख सकते हैं। नाउ सबसे पहले रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, रिकर्सिव इमरेबल लैंग्वेज। कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज के बाद आपने ग्रामर बनाई है, ग्रामर के बाद आपने मशीन बनाई है। तो मैं इसको थोड़ा सा रियल लाइफ से आपको जोड़ के देखता हूं। जैसे मान लीजिए हिंदी लैंग्वेज है, तो हिंदी लैंग्वेज के लिए हिंदी ग्रामर है और हिंदी ग्रामर के बाद जो हिंदी बोलने वाले व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो मशीन हो गए। इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश की लैंग्वेज है, लैंग्वेज के बाद उसकी ग्रामर बनाई गई और उसको जो बोलने वाले हैं, जो एक्सेप्ट करने वाले, जो समझने वाले लोग हैं, वो इंग्लिश मतलब जैसे यूके है, यूएस है, वहां के लोग इस चीज को समझते हैं। हाँ, अलग अलग लैंग्वेज की अलग अलग पावरफुल है। जैसे मैं आपको बोलूं तेलुगु लैंग्वेज, तो तेलुगु लैंग्वेज एक छोटे से एरिया में बोली जाती है तो उसकी एक अपनी पावरफुल है। इसी तरह से जो रेगुलर लैंग्वेज है उसकी अपनी पावर है। अगर मैं आपसे बोलूं हिंदी लैंग्वेज, तो हिंदी लैंग्वेज काफी ज्यादा एरिया में बोली जाती है तो वो CFL में आ गया। नाउ अगर मैं बोलूं कि आपकी जो नेक्स्ट लैंग्वेज है वो मान लीजिए जापानीज है या कोई और लैंग्वेज है तो वो पूरे के पूरे कंट्री में बोली जाती है, या चीनी लैंग्वेज है वो पूरे के पूरे कंट्री में बोली जाती है तो वो आपकी CSL में आ गई। मतलब सबका अपना अपना दायरा बढ़ता जा रहा है, मतलब उसकी कैपेसिटी, लोगों की मतलब कंप्यूटिंग करने की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, मतलब लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है लैंग्वेज से। नाउ अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करूं जो काफी पावरफुल है, जो लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग बोल पाते हैं या समझ पाते हैं, तो वो रिकर्सिव इमरेबल लैंग्वेज है। इसी तरह से आप इनके क्रम बना सकते हैं कौन कितना पावरफुल है। तो इस टर्म में मैं अगर आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में बात करूं तो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस में ये 4 टाइप की लैंग्वेजेस बनाई गई हैं, जिनमें से पहली लैंग्वेज है रेगुलर लैंग्वेज और इसके लिए जो ग्रामर बनाई गई थी उसका नाम था रेगुलर ग्रामर, और इसके लिए जो मशीन बनाई गई है एक्सेप्ट करने के लिए वो है फाइनाइट ऑटोमेटा। नाउ सेकेंड लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए जो ग्रामर बनाई गई है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाई गई है और इसके लिए जो मशीन बनाई गई है वो PDA बनाई गई है, पुश डाउन ऑटोमेटा। नाउ थर्ड लैंग्वेज जो है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसके लिए जो हमने ग्रामर बनाई है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है और इसको जो एक्सेप्ट करने के लिए है वो लीनियर बाउंड ऑटोमेटा है, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। अभी लीनियर बाउंड ऑटोमेटा या कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज पे रिसर्च चल रही है, इसलिए इस लैंग्वेज पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी इस पे बहुत सारी चीजों में प्रिडिक्ट मतलब आप बता नहीं सकते हैं, कांट से है, कई सारे टॉपिक्स पे इस पे कांट से है, इसलिए इस लैंग्वेज पे हमारा ज्यादा फोकस नहीं रहेगा। नाउ लास्ट लैंग्वेज रिकर्सिव इमरेबल लैंग्वेज, इसके लिए हमने जो ग्रामर बनाई है रिकर्सिव इमरेबल ग्रामर है और इसके लिए जो हमारी मशीन है वो ट्यूरिंग मशीन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि सर इनमें कितना कितना वेटेज है और हम इसको कैसे तैयार करें। तो रेगुलर लैंग्वेज का जो पार्ट है हमारे सिलेबस में अप्रॉक्सीमेट अगर हम बोले कि हमें 60 आवर लगता है इस सब्जेक्ट को करने में, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि करीब 35 से 40 आवर अकेले रेगुलर लैंग्वेज वाले पार्ट में लगता है। उसके बाद हमारी ऐसे कॉन्सेप्ट हमारे जनरेट हो जाते हैं या बन जाते हैं जिसकी वजह से हम CFL और REL वाला पार्ट बहुत ही स्पीड से कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वेटेज भी गेट में रेगुलर लैंग्वेज वाले पार्ट का होता है, करीब अप्रॉक्सीमेट इसका वेटेज 70% to 80% वेटेज होता है, 70 to 80% इसका वेटेज होता है। और करीब अगर अपन बात करें CFL की तो 20% के अप्रॉक्सीमेट CFL का वेटेज होता है और REL का वेटेज 10% होता है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि 70 20 10 है, कभी कभी घटते बढ़ते रहते हैं, डिपेंड्स ऑन IITs। नाउ तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि हम ऑटोमेटा सीखेंगे कैसे, कैसे इसका बेसिक लेवल स्टार्ट करेंगे। तो ऑटोमेटा में जो बेसिक लेवल है
सबसे बड़ी बात, सबसे पहले बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में या बहुत सारी जगह ऐसा पढ़ाया जाता है कि डायरेक्ट डीएफए या डायरेक्ट मिनिमल डीएफए ड्रॉ करना सिखाया जाता है, और बच्चों की आदत में वही होता है। तो उस आदत को थोड़ी देर के लिए आप पॉज करिएगा और जिस क्रम में मैं आपको बताऊंगा उस क्रम में करिएगा। मैं मानता हूं कि आप कुछ लैंग्वेजेस के डायरेक्ट मिनिमल डीएफए सोच सकते हैं और कुछ के नहीं भी सोच सकते हैं, और कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है बनाने के बाद कि मैंने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। तो इन सब कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए हम टॉक को एक पैटर्न पे डेवलप करेंगे, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को एक पैटर्न पे हम इस टॉपिक्स जो भी हैं उसको हम लेके जाएंगे। ठीक, तो अभी नेक्स्ट हम टॉपिक्स में जो नेक्स्ट हमारे आगे बढ़ेंगे उसमें हम सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक में हर बार हम कहीं स्ट्रिंग वर्ड यूज करते हैं, कहीं अल्फ़ाबेट यूज करते हैं, और कहीं पे हम सबसे बड़ी बात यही कि सबसे पहले हम ऑटोमेटा वर्ड ही जान लें कि ऑटोमेटा का मीन क्या है, मतलब क्या है, और इसके बाद ही हम आगे बढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नाउ अब हम डिफिनीशन देखेंगे ऑटोमेटा की। सबसे पहले, क्योंकि हमने इसके पहले ऑटोमेटा वर्ड लिखा था तो ऑटोमेटा के बारे में जानना हमें ज़रूरी है। तो ऑटोमेटा की जो डिफिनीशन है, द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज इज कॉल्ड एज ऑटोमेटा। द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज इज कॉल्ड एज ऑटोमेटा, और ऑटोमेटा इज अ रिकॉग्नाइजिंग डिवाइस। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है ऑटोमेटा इज अ रिकॉग्नाइजिंग डिवाइस। यहाँ एक वर्ड है और वो वर्ड है आपका फॉर्मल लैंग्वेज, द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज। तो आगे नेक्स्ट डिफिनीशन हमारी यहां से उठेगी फॉर्मल लैंग्वेज की, कि फॉर्मल लैंग्वेज क्या है। ठीक, और फॉर्मल लैंग्वेज, इसमें एक वर्ड और लिखा है ऑटोमेटा इज अ रिकॉग्नाइजिंग डिवाइस। और ऑटोमेटा के टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा की बात करें, टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा, टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा, तो टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा आपका 4 टाइप से होता है, 4 टाइप से, जो हम पहले भी लिख चुके हैं। पहला है आपका एफए फाइनाइट ऑटोमेटा, दूसरा है आपका पीडीए पुश डाउन ऑटोमेटा, तीसरा है आपका एलबीए लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, और फोर्थ है आपका ट्यूरिंग मशीन, ट्यूरिंग मशीन। ठीक, इसमें अगर हम पावरफुल की बात करें तो एफए कम पावरफुल होता है पीडीए से, पीडीए कम पावरफुल होता है एलबीए से, और एलबीए से कम पावरफुल है ट्यूरिंग मशीन, मतलब ट्यूरिंग मशीन इज अ मोर पावरफुल। तो एफए फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा एंड ट्यूरिंग मशीन, टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा है ये। ठीक, नेक्स्ट डिफिनीशन आपकी उठती है यहीं से ऑटोमेटा से ही फॉर्मल लैंग्वेज की। फॉर्मल लैंग्वेज क्या है? तो फॉर्मल लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। फॉर्मल लैंग्वेज, द लैंग्वेज विच हैज प्रॉपर अल्फाबेट, पहला वर्ड इसमें आया है प्रॉपर अल्फाबेट, प्रॉपर अल्फाबेट, कॉमा ग्रामर, नेक्स्ट वर्ड है ग्रामर, एंड अ मॉडल टू रिकॉग्नाइज द लैंग्वेज इज कॉल्ड एज फॉर्मल लैंग्वेज। द लैंग्वेज विच हैज प्रॉपर अल्फाबेट, कॉमा ग्रामर एंड अ मॉडल टू रिकॉग्नाइज द लैंग्वेज इज कॉल्ड एज फॉर्मल लैंग्वेज। तो फॉर्मल लैंग्वेज की जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कोई भी लैंग्वेज है एल, सिंपली 0,1, ठीक, या आपकी हो सकती, दिस इज अ फाइनाइट लैंग्वेज, एल इक्वल टू हो सकता है 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मल लैंग्वेज। नाउ एल इक्वल टू 0, 1 की पावर n एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मल लैंग्वेज। ये अलग अलग टाइप की फॉर्मल लैंग्वेज, इनकी अलग अलग कैपेबिलिटीज होती है और अलग अलग कैपेबिलिटीज के लिए अलग अलग मशीन बनाई गई हैं। तो ये थी आपकी फॉर्मल लैंग्वेज की डिफिनीशन। फॉर्मल लैंग्वेज में 2 वर्ड आपके फिर से आए। देखिए डिफिनीशन आपकी इंटररिलेटेड, मतलब पहली डिफिनीशन में ही दूसरी डिफिनीशन निकल रही है। जैसे आप देखेंगे ऑटोमेटा में, ऑटोमेटा में आपकी डिफिनीशन निकल के आई, ऑटोमेटा में फॉर्मल लैंग्वेज वर्ड इस्तेमाल किया गया तो फॉर्मल लैंग्वेज की डिफिनीशन निकल के आई। फॉर्मल लैंग्वेज में आपने अल्फाबेट और ग्रामर के बारे में बात की है, तो अल्फाबेट की बारे में बात हम थोड़े से बाद में करेंगे, क्या, क्योंकि अल्फाबेट के बाद हम स्ट्रिंग वगैरह की डिफिनीशन लिखेंगे, तो अल्फाबेट के बारे में बात बाद में होगी। पहले हम ग्रामर के बारे में बात कर लेते हैं, और इसकी सबसे पहले फॉर्मल लैंग्वेज की नोट के बारे में। अगर नोट, ये जो नोट लिखी हुई हैं, ये सारी नोट, बहुत सारी नोट अभी आने वाली हैं आपकी, ये हर नोट 2-2 हज़ार रुपए की है, यकीन मानिए आने वाले समय में। लेकिन हाँ, अभी मत बोलिएगा कि सर अभी इसी वक्त मिल जाएगा, अभी नहीं मिलेगा, आफ्टर 2 ईयर, मतलब आपको 1 साल गेट करना पड़ेगा, और गेट करने के बाद जब आप एमटेक या किसी कंपनी में कहीं भी आप जाएंगे तो ये सारी नोट आपको
हर महीने की 30 तारीख को या 31 तारीख को मिला करेंगी कलेक्टिव होके। तो प्लीज़ नोट आप केयरफुली करिएगा। इन नोट्स में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और जिस तरह से आप 2000 की नोट को संचित करते हैं, उसको खर्च करने के पहले 10 बार सोचते हैं, वैसे इन नोट के बारे में आपको सोचना है। ये मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाउ पहली नोट में आ जाते हैं। इन द फॉर्मल लैंग्वेज वी गिवन इंपॉर्टेंस टू ओनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रिंग रादर देन द मीनिंग ऑफ द स्ट्रिंग। In the formal language, we given importance to only for the formal formation of string rather than the meaning of the string. Formal language में हम सिर्फ और सिर्फ string के formation में ध्यान देते हैं, string के formation में ही concentrate करते हैं। हम उसकी meaning के ऊपर बॉदर नहीं करते हैं कि इसका मतलब क्या है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। जैसे ऊपर आपका लिखा हुआ है L = 0 1 की पावर n n greater than equals to 1, इसका क्या मतलब, इसके कोई मीनिंग नहीं है आपके लिए, लेकिन इससे स्ट्रिंग फॉर्म होगी। अब स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग की डिफिनीशन क्या है, वो आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट इसकी सेकंड नोट है, फॉर्मल लैंग्वेज इज अनएम्बिग्यूअस। जितनी भी फॉर्मल लैंग्वेज होती हैं वो अपने आप में अनएम्बिग्यूअस होती हैं। मतलब सेम ऐसा नहीं कि एक फाइनाइट ऑटोमेटा तो दूसरा भी फाइनाइट ऑटोमेटा उसी सेम लैंग्वेज के बनेगा, नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर फाइनाइट ऑटोमेटा है तो फाइनाइट ऑटोमेटा है, अगर पीडीए पुश डाउन ऑटोमेटा तो पुश डाउन ऑटोमेटा है। हाँ, उस लैंग्वेज के अंदर एम्बिग्यूटी हो सकती है कि एक ही लैंग्वेज को आप एक से ज़्यादा मशीन एक्सेप्ट कर सकती है, एक से ज़्यादा आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, तो उस लैंग्वेज के अंदर एम्बिग्यूटी हो सकती है, लेकिन अपने आप में लैंग्वेज अनएम्बिग्यूअस है। इस पॉइंट का मतलब ध्यान से समझिएगा, फॉर्मल लैंग्वेज इज अनएम्बिग्यूअस, फॉर्मल लैंग्वेज अनएम्बिग्यूअस है। ओके, नाउ नेक्स्ट डिफिनीशन के बारे में। अब इसमें हम थोड़ा सा फॉर्मल लैंग्वेज की जब बात कर ही रहे थे तो टाइप्स ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज के बारे में बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज क्या है। तो मैं टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा मिटा के इसी के नीचे लिख देते हैं, क्योंकि इस पे अभी आपको मशीन भी बतानी है। तो नेक्स्ट इस पे है टाइप्स ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज। टाइप्स ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज। नाउ टाइप्स ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली जो होती है आपकी टाइप जीरो और आरईएल बोलते हैं, रिकर्सिव इनरेबल लैंग्वेज, आरईएल। दूसरी आपकी होती है टाइप 1 और सीएसजी, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। यहाँ पे ग्रामर लिख गया है, यहाँ पे लैंग्वेज लिखना है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। नाउ तीसरा है आपका टाइप 2 और इसको बोलेंगे CFL। एंड नाउ फोर्थ टाइप 3 और रेगुलर लैंग्वेज। अगर मैं इसमें मशीन की क्रम की बात करूं तो ट्यूरिंग मशीन आरईएल लेती है, आरईएल रिकर्सिव इनरेबल लैंग्वेज। एलबीए आपका सीएसएल लेता कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज के लिए है, पुश डाउन ऑटोमेटा के लिए सीएफएल है आपका, एंड नाउ फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए रेगुलर लैंग्वेज। ये क्रम जरूर ध्यान रखिएगा, T0, T1, T2, T3। टाइप 0 आरईएल, टाइप 1 कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, टाइप 2 कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, एंड टाइप 3 रेगुलर लैंग्वेज। और अगर इनकी पावर की बात की जाए कि कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा पावरफुल है, तो पावरफुल में T0 सबसे पावरफुल, फिर उसके बाद T1, फिर T2 एंड नाउ T3। ये इनके पावरफुल का क्रम है। तो इसको विशेषतः आप ये टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 देख के रखिएगा। गेट में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो लैंग्वेज पहचानने के लिए तो आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लैंग्वेज पहचानने पे ही आते हैं कि ये रेगुलर लैंग्वेज है, लैंग्वेज दी रहेगी और उसमें पूछेंगे कि ये रेगुलर लैंग्वेज है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है कि रिकर्सिव इनरेबल लैंग्वेज है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम आगे लास्ट में जाके इस पर काफ़ी बढ़िया डिस्कशन करेंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इस पर करेंगे सॉल्व हम लोग। नाउ
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट डिफिनीशन की, देखिए अभी हम लोगों ने टाइप्स ऑटोमेटा की डिफिनीशन पढ़ी, ऑटोमेटा है क्या, एंड नाउ टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा डिस्कस किया। इसके बाद हम लोगों ने फॉर्मल लैंग्वेज के बारे में बात की। फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर दो वर्ड आए थे आपके, अल्फाबेट और ग्रामर। मैंने बोला अल्फाबेट अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नेक्स्ट उसमें आएगा। और जो ग्रामर है, ग्रामर के बारे में अभी डिस्कशन होगा आपका। तो फॉर्मल लैंग्वेज के बारे में बात की है, तो फॉर्मल लैंग्वेज के बारे में टाइप्स ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज की बात हो चुकी है। नाउ फॉर्मल लैंग्वेज की जो नोट थी, फॉर्मल लैंग्वेज की नोट में ये विशेषता आपको ध्यान रखना है, इन द फॉर्मल लैंग्वेज वी गिव एन इंपॉर्टेंस टू ओनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रिंग रादर देन द मीनिंग ऑफ द स्ट्रिंग। इस बात को आपको विशेषता मार करके रखना है, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ठीक, नाउ ग्रामर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट डिफिनीशन ग्रामर, जो अपना ये वर्ड यहां पे आया था ग्रामर। देखिए इसमें तीन वर्ड ये भी है, एंड अ मॉडल टू रिकॉग्नाइज। तो मॉडल टू रिकॉग्नाइज में अपन अपनी बात कर चुके हैं, टाइप्स ये वाले मॉडल, टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा। ये जो मॉडल टू रिकॉग्नाइज है, मतलब फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर द लैंग्वेज विच हैज अ प्रॉपर अल्फाबेट कॉमा ग्रामर एंड अ मॉडल। एक्चुअल में इसके अंदर तीन पार्ट है, अल्फाबेट है, ग्रामर है और मॉडल टू रिकॉग्नाइज है। मॉडल टू रिकॉग्नाइज, तो मॉडल टू ग्रामर के बारे में भी बात करने ही वाले हैं, अल्फाबेट के बारे में बात करेंगे, और मॉडल टू रिकॉग्नाइज के बारे में मैं अभी बात कर चुका हूं। टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा में एक्चुअल में ऑटोमेटा इज अ रिकॉग्नाइजिंग डिवाइस, ऑटोमेटा इज अ रिकॉग्नाइजिंग डिवाइस। तो रिकॉग्नाइजिंग डिवाइस का मींस यही है कि एफए, पीडीए, एलबीए, ट्यूरिंग मशीन, जिसको हम किससे बनाएंगे, प्रॉपर अल्फाबेट और ग्रामर से मिला के बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट डिफिनीशन हम बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर में आप देखेंगे, ग्रामर में है द कलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन रूल्स, द कलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन रूल्स विच आर यूज्ड टू जनरेट द स्ट्रिंग इज कॉल्ड एज ग्रामर। ग्रामर को हम थोड़ा सा डिटेल में सीएफजी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में पढ़ेंगे, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपकी काफी इंपॉर्टेंट है एज अ सिंटेक्स एनालाइजर, मतलब पार्सर जनरेशन के लिए। तो उसको आगे हम देखेंगे इस बात को। नाउ सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं, ग्रामर के अंदर जो वर्ड लिखा है द कलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन रूल विच आर यूज्ड टू जनरेट द स्ट्रिंग, मतलब प्रोडक्शन रूल के माध्यम से हम स्ट्रिंग जनरेट करें और जो उससे बन के आएगी उसको हम ग्रामर बोलते हैं। नाउ तो मैं ये टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा वाला पार्ट रब कर रहा हूं। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं ग्रामर का। जैसे मान लीजिए कोई ग्रामर है, एस प्रोड्यूसेस ए बी सी एंड ए प्रोड्यूसेस 1, बी प्रोड्यूसेस 2 एंड सी प्रोड्यूसेस 3। ठीक, ग्रामर में जो सिंबल होते हैं, ग्रामर में जो कैपिटल सिंबल होते हैं, ग्रामर में जो कैपिटल सिंबल होते हैं ये वेरिएबल होते हैं, और जो लेटर या कोई स्मॉल लेटर है, स्मॉल लेटर में है या डिजिट में है या कोई ऑपरेटर है, तो वो टर्मिनल सिंबल होते हैं। इसमें दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, नॉन टर्मिनल, टर्मिनल। एक्सपेंड कौन करता है, नॉन टर्मिनल अपने आप को एक्सपेंड करता है। ठीक, और रही बात टर्मिनल की, कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि सर टर्मिनल नॉन टर्मिनल, तो मैं अभी आपको विशेषता ग्रामर में दो वर्ड बताऊंगा और उसको आपको रिमेंबर रखना है आगे तक। कई बार मैं भी भूल जाया करता था, तो मैं टर्मिनल वाले पार्ट को इस तरह से रिमेंबर किया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। इसका मतलब क्या, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का मतलब यह हुआ कि अब ट्रेन वहां से आगे नहीं जाएगी, अब वो एक्सपैंड नहीं हो पाएगा, अब वो आगे नहीं जा सकता, आगे समुद्र है, समुद्र में थोड़ी रेल जाएगी, तो आगे एक्सपैंड नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने याद किया छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, तो वो टर्मिनल वर्ड है कि वहां टर्मिनल मतलब आके रुक जाना है। ओके, नाउ नॉन टर्मिनल के बारे में बात करते हैं। नॉन टर्मिनल मतलब होता है एक्सपैंड, उसको और बढ़ा सकते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं भोपाल स्टेशन, तो भोपाल स्टेशन आपका नॉन टर्मिनल है, क्योंकि उसको और एक्सपेंड किया जा सकता है, उसको और आगे उसकी स्ट्रिंग बढ़ाई जा सकती है, मतलब ट्रेन को आगे ले जाया जा सकता है। तो इस तरह से ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल हैं जिससे कई बार अपन को कंफ्यूजन हो जाता है। मुझे तो होता था, इसलिए मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। मुझे अक्सर इस चीज़ों में कंफ्यूजन होता था, नॉन टर्मिनल और टर्मिनल। तो मैंने इसको ऐसे रिमेंबर किया कि जितने भी आपके स्मॉल लेटर हैं, स्मॉल ए मतलब स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक, ये जो भी आप अल्फ़ाबेट यूज करेंगे, उसके बाद जो भी इसमें डिजिट हैं आपकी 0 से लेकर 9 तक, और जितने भी ऑपरेटर हैं आपके प्लस माइनस, जो भी ऑपरेटर हैं आपके मल्टीप्लिकेशन, जितने भी आप ऑपरेटर देखते हैं अपने कीबोर्ड में, वो सारे ऑपरेटर आपके टर्मिनल सिंबल होते हैं। जितने भी नॉन टर्मिनल सिंबल आपको सीएफजी में मिलेंगे
वो आपके वेरिएबल होंगे। आगे मैं आपको ग्रामर पहचानना बताऊंगा, इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, एक बहुत बड़ा मतलब टॉपिक है इस चीज पे कि हम कैसे ग्रामर को रिकॉग्नाइज करें। मतलब हमारी ग्रामर लिखी हुई है तो हम ग्रामर को प्रॉपर तरीके से बता पाएं कि ये रेगुलर ग्रामर है, कि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। जिस तरह से हमें लैंग्वेज बताना होता है उसी तरह से हमें ग्रामर भी बताना पड़ता है। तो आगे हम ग्रामर कैसे बनाते हैं, ग्रामर कैसे पहचानते हैं, ये सब आगे हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आप जो ग्रामर बनाने वाला जो पार्ट है वो हमारे फिर से कंपाइलर में जाके यूज होता है। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में यूज क्या है, कहाँ यूज करते हैं। बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों में, सर बस वो तो हमें गोल गोल डब्बा दिखाई देता है। अभी आगे आप देखेंगे वो गोल गोल डब्बे ऐसे बना देते हैं, उनमें कोई कनेक्शन बना देते हैं, हो गया। तो कई बार बच्चों में ये डाउट आता है कि सर ये गोल गोल डब्बा किस बात का है, इसको हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं सिस्टम से। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपकी मेमोरी स्पेस होती हैं और मेमोरी स्पेस में आप वैलिडिटी चेक करते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको आगे और डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये टीओसी के बाद जब मैं कंपाइलर डिज़ाइन डिस्कस करूंगा सब्जेक्ट, तो उसमें टीओसी के सारे फंडे उसमें यूज होंगे। और अगर आप प्रोग्रामिंग वाले पार्ट में जाएं कि सर ये तो मैथ है, मैक्सिमम टाइम इसको मैथ टाइप से पढ़ाया जाता है, इसकी कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती, नहीं, इसकी प्रोग्रामिंग होती है। कंप्यूटर साइंस में जितनी भी मैथ है या थ्योरी है सबकी प्रोग्रामिंग होती है, इवन डिस्क्रीट मैथ की भी प्रोग्रामिंग होती है। ये बात आप बिल्कुल रिमेंबर रखिएगा, हर पार्ट का प्रोग्रामिंग है हमारे में, क्योंकि बिना प्रोग्रामिंग हम कंप्यूट ही नहीं कर पाएंगे, और कंप्यूट नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए क्या मतलब है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये जो हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ेंगे या रेगुलर लैंग्वेज पढ़ेंगे लेक्सिकल एनालाइजर में, जिसको हम बोलते हैं लैक्स प्रोग्रामिंग आपके लिनक्स के टूल होते हैं लैक्स और यॉक, जिसमें हम कंपाइलर डेवलप करते हैं। तो ये रेगुलर लैंग्वेज आपकी वहां सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगी। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको आगे पता चलेगा कि ये डब्बे किस मतलब के हैं और इन डब्बों का क्या यूज है। ये गोल गोल जो सर्कल बना देते हैं, सर्कल को कई बार गुंडू भी बोलते हैं, गुंडू, तेलुगु में इसको गुंडू बोलते हैं। तो अक्सर मैं गुंडू वर्ड इस्तेमाल करूंगा तो आप समझ जाइएगा कि सर्कल बोल रहे हैं। थोड़ा गुंडू अच्छा लगता है, गुलू गुलू फील करता है, तो गुंडू ध्यान रखेंगे, ठीक। और एक विशेष बात और ध्यान रखिएगा इन वीडियोज लेक्चर में कि आप टॉपिक को रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉपर टॉपिक को रिलेट करना है, फील करना है, मतलब मजा आना चाहिए। जब कोई टॉपिक आप पढ़ो ना तो पढ़ने के बाद एक अंदर से फीलिंग आती है और उस फीलिंग को महसूस करिए, मतलब गुलू गुलू की फीलिंग आएगी आपको। तो मैं चाहूंगा कि अगर वो फीलिंग नहीं आ रही ना तो आप तुरंत मुझे मैसेज करिए कि सर इस वीडियो में वो वाली फीलिंग नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा, चीजें रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। हमेशा हमें एक रिलेशन में पढ़ना है, एक क्रम में चीजें चलनी चाहिए कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, तभी हम प्रोग्रामिंग में इन सबको पार्ट को डाल पाएंगे, अन्यथा हम नहीं डाल पाएंगे। सिर्फ हमारा ये मोटिव नहीं होना चाहिए कि हमें इसको गेट में क्रैक करना है। गेट में तो हम कर ही ले जाएंगे, गेट इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू सबसे बड़ा है आज के जमाने में नॉलेज, और इसको हमें प्रोग्रामिंग फॉर्म में डालना। क्योंकि आप चाहे गेट निकाल लो और चाहे कैट निकाल, जो निकालना है निकाल लो कंप्यूटर साइंस में, अल्टीमेटली किसी भी कंपनी में आप जाएंगे तो आपको तो सिस्टम में प्रोग्रामिंग से गुजरना ही पड़ेगा। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इनको कैसे हम रिलेट करें अपने प्रोग्रामिंग में, ये बहुत बड़ा इशू है। तो नेक्स्ट अगर मैं जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम पढ़ाएंगे प्रोग्रामिंग इन सी, उसमें मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कैसे अपन को प्रोग्राम डेवलप करना चाहिए। मैं थोड़ा सा उसमें बेसिक सी भी लूँगा। नाउ अब मैं वापस से अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ, ग्रामर पे। तो ग्रामर की मैंने यहाँ पे डिफिनीशन लिखी थी, डिफिनीशन के बाद मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल में मैंने आपको वेरिएबल बताया और टर्मिनल के बारे में बताया कि टर्मिनल सिंबल क्या है। तो यहाँ पे ABC आपका वेरिएबल है और ये जो 1 2 3 लिखे हैं ये टर्मिनल है। तो इनसे कैसे स्ट्रिंग जनरेट करेंगे, देखिए जैसे मुझे स्ट्रिंग जनरेट करनी है 1 2 3, इसमें सिर्फ एक ही स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है 1 2 3, क्योंकि ये फाइनाइट लैंग्वेज या फाइनाइट ग्रामर है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले इसको बनाते हैं, इसका 1 by 1 प्रोडक्शन। अगर इसके मैं बोलूं कि द कलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन रूल देखिए, तो प्रोडक्शन रूल को जनरली R1 R2 से डिनोट करते हैं। दिस इज R1 R2 R3 एंड R4। हमारे पास 4 प्रोडक्शन है, 4 प्रोडक्शन रूल्स हैं। इनका इस्तेमाल करके, इनका यूज करके हम 1 2 3 जनरेट करेंगे स्ट्रिंग। कैसे करेंगे देखिए। अब इसको जनरेट करने का आगे अपन कई सारे तरीके हैं, कई सारे बच्चे पढ़ते हैं LMD RMD, तो वो आगे की बात है, वो आगे देखेंगे LMD RMD। अभी इतने हैवी वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा आपका। अभी तो सिंपली जनरेट करके देख लेते हैं। नाउ S प्रोड्यूसेस
फर्स्ट स्ट्रिंग सबसे पहले ABC से स्टार्ट होगा, क्योंकि ग्रामर का स्टार्ट सिंबल है। ग्रामर का स्टार्ट सिंबल आपको ग्रामर में पहले जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तो उसके नीचे डिफिनीशन लिखी रहेगी, तो डिफिनीशन में आपके वर्ड लिखे रहेंगे कि इस ग्रामर में कौन सा स्टार्ट सिंबल है, कौन सा आपका वेरिएबल है और कौन सा आपका टर्मिनल है। ये वर्ड पहले से मेंशन रहेंगे क्वेश्चन में, तो इसलिए आपको इनमें घबराना नहीं है। नाउ अगर मैं इस ग्रामर की स्टार्ट सिंबल से बात करें तो S प्रोड्यूसेस ABC एंड नाउ S प्रोड्यूसेस, अब हमें A को एक्सपेंड करना है तो 1BC एंड नाउ S प्रोड्यूसेस अगेन 1, ये हो जाएगा 2C एंड इसके बाद हम 1 2 3, C की जगह हमने 3 रख दिया तो 1 2 3 बन गया। अगर हम इसकी ट्री टाइप से बनाएं, क्योंकि कई बार आप लोग डेरिवेशन ट्री बनाएंगे तो इसके 3 पार्ट थे A B C एंड नाउ 1 2 3। ओके, तो ये आपकी एक सिंपल फाइनाइट ग्रामर है जो मैंने आपको एग्जांपल पे बता दिया। ग्रामर की एक नोट है, जो विशेषता आपको ये नोट लिखनी है। नोट, ये नोट इसलिए इंपॉर्टेंट है, ग्रामर इज अ जनरेटिंग डिवाइस। जिस तरह से आपका फॉर्मल लैंग्वेज है जो रिकॉग्नाइजिंग डिवाइस है, ये ऑटोमेटा है वो भी रिकॉग्नाइजिंग डिवाइस है, उसी तरह से ग्रामर जो है वो जनरेटिंग डिवाइस है। ग्रामर इज अ जनरेटिंग डिवाइस। ग्रामर इज अ जनरेटिंग डिवाइस। तो ये थी आपकी ग्रामर की डिफिनीशन और ये नोट थी, ये याद रखिएगा। ग्रामर एक जनरेटिंग डिवाइस है, मतलब ग्रामर में अपन जनरेट कर सकते हैं, अलग अलग टाइप की स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। ठीक, कैसे जनरेट करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो आगे अपन देखेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ ग्रामर, नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ ग्रामर। तो टाइप्स ऑफ ग्रामर के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर इज क्लासिफाइड टू 4 टाइप। ग्रामर इज क्लासिफाइड टू 4 टाइप। ग्रामर इज क्लासिफाइड टू 4 टाइप। पहली जो ग्रामर होती है वो आपकी टाइप 0 और REG, रिकर्सिव इनमरेबल ग्रामर। टाइप 0 और REG, रिकर्सिव इनमरेबल ग्रामर। सेकेंड है आपका टाइप 1 और CSG, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। थर्ड है टाइप 2 और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। टाइप 2 और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। एंड नाउ फोर्थ है टाइप 3 और रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर, अगर इनकी हम पावर की बात करें तो सबसे ज़्यादा पावरफुल आपकी सेम वही T0 है, फिर हमारी ग्रामर T1 है, फिर T2 है और लास्ट में T3 है। ये पावरफुल है, क्रम है आपका ग्रामर का कि कौन सी ग्रामर आपकी पावरफुल है। नाउ अब हम आगे थोड़ा सा देखेंगे, जो हमने पिछला पढ़ा था, पिछली थ्योरी, उसको हम अब रिलेट करते हैं चॉम्स्की हायरार्की से। चॉम्स्की हायरार्की में ये मॉडल आपको काफ़ी मदद करेगा रिमेंबर रखने के लिए। क्यों रखेगा? क्योंकि जैसे रेगुलर लैंग्वेज है, पावरफुल है कि नहीं है, तो आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। CSL का सबसेट है रेगुलर लैंग्वेज एंड CSL का सबसेट है रेगुलर लैंग्वेज एंड CFL ऑल्सो, एंड REL का सबसेट CSL CFL रेगुलर लैंग्वेज। इससे आपको थोड़ी सी पावरफुल भी समझ में आएगा। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो रेगुलर जितनी भी CFL लैंग्वेजेस आप बोलेंगे, मतलब एवरी रेगुलर लैंग्वेज इज ऑल्सो अ CFL, every regular language in CFL is also a CSL, and every RL, CFL and CSL are also a REL. ओके, नाउ अगर मैं इनके ग्रामर की बात करूं तो सेम वही, रेगुलर लैंग्वेज के लिए रेगुलर ग्रामर एंड CFL के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, CSL के लिए कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, REL के लिए रिकर्सिव इनरेबल ग्रामर। एंड मॉडल की बात करें तो ट्यूरिंग मशीन, LBA एंड PDA एंड FA। आप इसी क्रम में ये भी याद रख सकते हैं कि ट्यूरिंग मशीन इज मोर पावरफुल देन LBA, PDA एंड FA। FA से ज़्यादा पावरफुल है PDA एंड नाउ LBA इज मोर पावरफुल देन PDA एंड FA। तो इस डायग्राम को रिमेंबर रखने से आपको बहुत सारे जो थ्योरी थी, पिछली थ्योरी थी, वो आपको रिमेंबर रखेगी इस डायग्राम के माध्यम से। नाउ नेक्स्ट है मॉडल। मॉडल आपका बेसिकली 3 टाइप से होता है। पहला फर्स्ट टाइप है LA, सेकेंड टाइप है LG एंड थर्ड टाइप है कंप्यूटिंग मॉडल। LA मीन्स लैंग्वेज एक्सेप्टर, LG मीन्स लैंग्वेज जनरेटर एंड CM मीन्स कंप्यूटिंग मॉडल। ये हमें जानना बहुत जरूरी है
क्योंकि हम इन्हीं मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। अगर हम इन्हीं मॉडल्स के बारे में बात करेंगे तो हमें मॉडल रिमेंबर रखना बहुत जरूरी है कि मॉडल करता क्या है बेसिकली। तो पहला फर्स्ट होता है लैंग्वेज एक्सेप्टर, एंड सेकंड है आपका लैंग्वेज जनरेटर, मतलब लैंग्वेज जनरेट होती हैं, एंड नाउ थर्ड है कंप्यूटिंग मॉडल, मतलब हम कुछ कंप्यूट कर सकते हैं। ओके, नाउ इसी क्रम में मैंने 3 लिखे हैं। आप बार बार पूछ सकते हैं कि सर एलबीए के बारे में मैंने पहले ही बता के रखा है कि एलबीए का जो पार्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और उस पर ऑलरेडी रिसर्च इज गोइंग ऑन, इस वजह से इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हम 3 मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैं एफए के बारे में बताऊं तो एफए आपका फाइनाइट ऑटोमेटा आपका लैंग्वेज एक्सेप्टर है एंड ऑल्सो कंप्यूटिंग मॉडल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर एफए जो है लैंग्वेज एक्सेप्टर तो हमने पढ़ा है पर कंप्यूटिंग मॉडल के बारे में नहीं पढ़ा है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, जो आप एफए पढ़ते हैं एफए 2 टाइप होता है, विदाउट आउटपुट और विथ आउटपुट। तो जो विदाउट आउटपुट एफए होता है वो आप लोग डीएफए, एनएफए या मिनिमल एफए ये पढ़ते हैं, लेकिन जो विथ आउटपुट आपका एफए होता है वो मिले मुरे मशीन होती है जिसमें हम कंप्यूट करते हैं, कुछ निकाल के लाते हैं कंप्यूट करके, इसलिए कंप्यूटिंग मॉडल एफए को बोलते हैं। नाउ जो पीडीए है, पीडीए ओनली है लैंग्वेज एक्सेप्टर, ओनली लैंग्वेज एक्सेप्टर, सिर्फ लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है पीडीए। नाउ अगर मैं ट्यूरिंग मशीन की बात करूं तो ट्यूरिंग मशीन आपका लैंग्वेज एक्सेप्टर है एंड ऑल्सो लैंग्वेज एक्सेप्टर एंड ऑल्सो लैंग्वेज जनरेटर एंड ऑल्सो कंप्यूटिंग मॉडल। ट्यूरिंग मशीन इसीलिए काफ़ी पावरफुल है कि आप इसमें लैंग्वेज एक्सेप्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं एंड ऑल्सो कंप्यूट भी कर सकते हैं। यही रीज़न है कि ट्यूरिंग मशीन आपकी ज़्यादा पावरफुल है। नाउ इस टॉपिक के बाद एक नेक्स्ट टॉपिक उठता है एक्सप्रेसिव पावर, एक्सप्रेसिव और एक्सेप्टिंग पावर ऑफ एन ऑटोमेटा। तो इसके बारे में आप ही थोड़ा सा हमें जानना बहुत जरूरी है। जो इसमें वर्ड लिखे हैं, एक्सप्रेसिव पावर ऑफ एफए इक्वल्स टू 1, एक्सप्रेसिव पावर ऑफ पीडीए इक्वल्स टू 2, एक्सप्रेसिव पावर ऑफ एलबीए इक्वल्स टू 3, एक्सप्रेसिव पावर ऑफ ट्यूरिंग मशीन इक्वल्स टू 4। इस वर्ड को हमें समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसके डिफिनीशन वाले पार्ट की बात करें तो डिफिनीशन वाले में है द नंबर ऑफ लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय ऑटोमेटा इज कॉल्ड एक्सेप्टिंग पावर और रिकॉग्नाइजिंग पावर ऑफ एन ऑटोमेटा। इसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन उठता है ये है कि सर एफए की एक्सेप्टिंग पावर 1 क्यों है एंड पीडीए की एक्सेप्टिंग पावर 2 क्यों है, एलबीए की 3 क्यों है और ट्यूरिंग मशीन की 4 क्यों है? क्या ट्यूरिंग मशीन एफए को एक्सेप्ट नहीं कर सकती? कर सकती है, बिल्कुल। मैंने पहले ही बता के रखा है कि एवरी रेगुलर लैंग्वेज, जितनी भी आपकी रेगुलर लैंग्वेज है उस सबके लिए ट्यूरिंग मशीन भी बन जाएगी। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई काम आपका छोटी वस्तु से अच्छे से हो रहा है, जैसे अगर आप नाखून काटते हैं तो अगर नाखून काटने के लिए नेल कटर या ब्लेड का इस्तेमाल होता है, होने को तो आप तलवार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तलवार से भी नाखून कट जाएंगे, बट वहां यूज नहीं है उसका। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड, मतलब मोस्ट एप्रोप्रिएट यूज करते हैं। कई बार बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि सर जो मशीन रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्ट कर सकती है क्या वो ट्यूरिंग मशीन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है ट्यूरिंग मशीन। मैंने पहले ही बताया कि काटने के लिए आप नेल कटर इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लेड इस्तेमाल कर सकते हैं और तलवार से भी काट सकता है, लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि तलवार मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है, तलवार का इस्तेमाल कहीं और होता है। उसी तरह से ये आपके मॉडल है, ठीक। तो ये वर्ड आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्पल जो आपके दिमाग में रहेगा कि सर अगर रेगुलर लैंग्वेज हमारी एक्सेप्ट हो रही है किसी मशीन में तो क्या उसके लिए ट्यूरिंग मशीन भी बनेगी? तो बिल्कुल बन सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है, इसलिए हम उसे यूज करेंगे। जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे तो ये सब वर्ड आएंगे, इसलिए प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक। नाउ अब मैं एक्सेप्टिंग पावर ये 1, 2, 3 के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एक्सेप्टिंग पावर ऑफ एफए कैसे? जैसे कोई लैंग्वेज मान लीजिए दी हुई है L इक्वल्स टू A की पावर n एंड n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक। सेकेंड है L इक्वल्स टू A की पावर n B की पावर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1,
या जीरो, जो भी चाहे कर सकते हैं, लैंग्वेज है। तीसरी लैंग्वेज आपके सामने है L इक्वस टू ए की पावर n, बी की पावर n, सी की पावर n, एंड फोर्थ L इक्वस टू ए की पावर n, बी की पावर n, सी की पावर n एंड डी की पावर n। ये लैंग्वेज दी हुई है। यहां इस मीन्स इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। द नंबर ऑफ लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय ऑटोमेटा इज कॉल्ड एक्सेप्टिंग पावर और रिकॉग्नाइजिंग पावर। द नंबर ऑफ लैंग्वेज, जैसे यहां पे देखिए, यहां पे कितने टाइप की लैंग्वेज, एक टाइप की है ए की पावर 1, लेकिन यहां कितने टाइप की है, ए की पावर n, बी की पावर n। हाँ, ए की पावर n, बी की पावर n में क्या लग रहा है आपको, एक्स्ट्रा मेमोरी लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहां पे एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां आपको रिमेंबर नहीं रखना है। यही रीजन है कि FA प्लस फिर आपको मेमोरी जोड़नी पड़ जाएगी। यहां पे जितने नंबर ऑफ ए आए हैं उतने नंबर ऑफ आपको बी भी लेना है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ ए एंड इक्वल नंबर ऑफ बी, मतलब आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा। यही रीजन है कि इसकी, यही वजह कि इसकी पावर जो हो जाती है 2, एक्सप्रेसिव पावर ऑफ PDA कितना हो गया 2। क्यों? क्योंकि ये दो टाइप की लैंग्वेज ले रहा है, ए की पावर n और बी की पावर n ले रहा है। यहां सिर्फ क्या ले रहा है, ए की पावर n, तो इसकी एक्सप्रेसिव पावर कितनी है 1 मैक्सिमम, इसकी एक्सप्रेसिव पावर मैक्सिमम कितनी है 2। ठीक, नाउ थर्ड ए की पावर n, बी की पावर n, सी की पावर n, कितने डिफरेंट लैंग्वेज हैं, 1 2 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस बनेंगे इसमें, ए की पावर n, बी की पावर n, सी की पावर n, तो इसकी एक्सप्रेसिव पावर कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 3। एंड नाउ 4 ए की पावर n, बी की पावर n, सी की पावर n, डी की पावर n, कितनी हो जाएगी इसकी एक्सप्रेसिव पावर 4। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ए की पावर, हाँ ये ऑलरेडी सबसेट है, तो कहने का मतलब ये कि इसके लिए भी ट्यूरिंग मशीन बनेगी, इसके लिए भी ट्यूरिंग मशीन बनेगी, इसके लिए भी ट्यूरिंग मशीन बनेगी, इसके लिए भी ट्यूरिंग मशीन बनेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं PDA की, तो इसके लिए PDA बनेगा, इसके लिए PDA बनेगा, बट इसके लिए PDA नहीं बनेगा, ना ही इसके लिए PDA बनेगा। एंड अगेन अगर मैं LBA की बात करूं तो इसके लिए LBA बनेगा, इसके लिए LBA बनेगा, इसके लिए LBA बनेगा, बट इसके लिए LBA नहीं बनेगा। और ट्यूरिंग मशीन की बात करें तो चारों पे बनेगा। ठीक, तो ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, एक्सप्रेसिव पावर ऑफ FA इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4। 1 का मतलब है कि ये सिंगल ए की पावर n टाइप की लैंग्वेज एक्सेप्ट कर सकता है। 2 का मतलब है ये 2 टाइप की लैंग्वेज एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब ए की पावर n और बी की पावर n टाइप की लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि एक कंपैरिजन जहां हो रहा है वहां ये लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी, उसकी पावर 2 हो जाएगी। और सिंपल सी बात है, 2 के बीच में ही कंपैरिजन होगा। नाउ थर्ड L इक्वल्स टू ए की पावर n, बी की पावर n, सी की पावर n एंड ग्रेटर इक्वल्स टू 1। इसमें भी जितने भी ए आएंगे उतने बी आएंगे, देन सी भी हुई, मतलब इक्वल नंबर ऑफ बी एंड इक्वल नंबर ऑफ ए, इक्वल नंबर ऑफ बी एंड इक्वल नंबर ऑफ सी। तो इसकी पावर 3 एंड इधर ए की पावर n, बी की पावर n, सी की पावर n, डी की पावर n, इसमें भी आपका इक्वल नंबर ऑफ ए, इक्वल नंबर ऑफ बी, इक्वल नंबर ऑफ सी एंड इक्वल नंबर ऑफ डी रहेगा, इसीलिए इसकी एक्सप्रेसिव पावर 4 है। अगर मैं पावरफुल की बात करूं तो ट्यूरिंग मशीन मोर पावरफुल कंपेयर टू लीनियर बाउंड ऑटोमेटा एंड कंपेयर टू PDA एंड देन FA इज लेस पावरफुल। नाउ कुछ नोट के पॉइंट हैं। पहला नोट का पॉइंट है, इफ M1 एंड M2 बी द टू लैंग्वेज एक्सेप्टर सच दैट एक्सप्रेसिव पावर ऑफ M1, अगर कभी आपको सिर्फ M1 और M2 दिया हुआ, मतलब FA और DFA PDA वहां नहीं लिखा है, और अगर सिर्फ ये लिख के रखा गया है कि कोई M1 और M2 मशीन है जिसकी एक्सप्रेसिव पावर ज़्यादा है, E ऑफ M1 ग्रेटर देन E ऑफ M2, देन M1 इज मोर पावरफुल देन M2। आप सीधा बोल सकते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि M1 ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू M2। नाउ सेकेंड पॉइंट, PDA इज मोर पावरफुल देन FA। अभी इस वर्ड को अपन यहां देख चुके हैं कि PDA इज मोर पावरफुल देन FA। नाउ LBA is more powerful than FA and PDA. And fourth point, Turing machine is more powerful than LBA, PDA and FA. Now, अब हम लोग थोड़ा सा इन रेगुलर लैंग्वेज CFL और CSL का थोड़ा सा और थ्योरी पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कैसे ये बराबर रहते हैं। ये जो टॉपिक है आपका जो ये लिखा हुआ बोर्ड पे, ये से गेट पे कई बार 1 to 2 मार्क्स गेट में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये रिमेंबर रखने के लिए, थ्योरी को रिमेंबर रखने के लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक टाइप से है आपके लिए, जिसको आप रिमेंबर रख सकते हैं। सबसे पहले मैं रेगुलर लैंग्वेज के बारे में बात करूंगा। रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए जो मशीन होती है वो फाइनाइट ऑटोमेटा है। फाइनाइट ऑटोमेटा आपका 2 टाइप से बनाया जा सकता है, DFA और NFA। दोनों ही बराबर पावरफुल है।
कहने का मतलब ये हुआ कि जिस लैंग्वेज के लिए आप, जिस रेगुलर लैंग्वेज के लिए आप NFA बना सकते हैं उसके लिए आप DFA बना सकते हैं। होता क्या है, हमें अल्टीमेटली रेगुलर लैंग्वेज के लिए मिनिमल DFA बनाना होता है। मिनिमल FA भी बोलते हैं या मिनिमल DFA, ये बनाना होता है। अक्सर होता क्या है कि मिनिमल DFA डायरेक्ट ड्रॉ नहीं हो पाता है, थोड़ा सा टफ होता है, जिसकी वजह से इसको एक प्रोसीजर के थ्रू बनाया जाता है जिसमें सबसे पहले DFA सीखा जाता है, DFA एंड नाउ DFA के, अगर DFA से भी बोला जाए तो NFA इज जस्ट अ रफ आइडिया। नॉन डिटर्मिनिस्टिक वर्ड, अगर आप कभी भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक वर्ड सुनेंगे तो ऑलवेज कंप्यूटर साइंस में नॉन डिटर्मिनिस्टिक से स्टार्ट किया जाता है और फिर डिटर्मिनिस्टिक की तरफ जाया जाता है, क्योंकि इंप्लीमेंटेबल डिटर्मिनिस्टिक ही होता है। यही रीजन है कि आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज पावरफुल ज्यादा हो सकती है, हो सकता है कोई नॉन डिटर्मिनिस्टिक लैंग्वेज ज्यादा पावरफुल हो, बट इफिशिएंट कभी नहीं हो सकती है, कभी भी इफिशिएंट नहीं होगी। इफिशिएंट तो ऑलवेज डिटर्मिनिस्टिक ही होगा। जो भी मशीन है, जो भी आप मशीन बनाएंगे, अगर वो डिटर्मिनिस्टिक है तभी वो इफिशिएंट है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। पावरफुल और इफिशिएंट दोनों में अंतर होता है, और सबसे बड़ा अंतर यही है, इफिशियंसी जो आप नापते हैं, इफिशियंसी हमेशा डिटर्मिनिस्टिक में आती है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक में नहीं। हो सकता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक ज़्यादा पावरफुल हो, ज़्यादा बड़ी लैंग्वेज एक्सेप्ट करता हो, ठीक। तो होता क्या है कि हमें मिनिमल DFA ड्रॉ करने के लिए DFA, NFA और कई बार हम अपस्लॉन NFA का भी सहारा लेते हैं। समटाइम ऑल्सो टेक्स अपस्लॉन NFA। अपस्लॉन NFA, समटाइम ऑल्सो टेक अपस्लॉन NFA। तो मतलब कहने का मतलब ये कि हमें अल्टीमेटली बनाना मिनिमल DFA है, लेकिन हमारा रास्ता यहाँ से गुजरता है। जब मैं आप लोगों को मिनिमल DFA बनाना सिखाऊंगा तो अपस्लॉन NFA से ना सिखा के मैं NFA से बनाना सिखाऊंगा। पहले आप लोगों को NFA का आइडिया दिया जाएगा, फिर उसको आप कन्वर्जन सीखेंगे DFA में, और फिर उसका कन्वर्जन आप मिनिमल DFA में करेंगे, एक प्रोसीजर के थ्रू करेंगे, और फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप डायरेक्ट मिनिमल DFA सोच सकते हैं, ठीक। नाउ अगर मैं बात करूं इस रेगुलर लैंग्वेज के लिए तो ये दोनों बराबर पावरफुल होती हैं। इसी वजह से एक्सप्रेसिव पावर ऑफ DFA इक्वल टू एक्सप्रेसिव पावर ऑफ NFA है। नाउ अगेन नेक्स्ट पॉइंट सेकंड, DFA इज मोर इफिशिएंट देन NFA। जो DFA है वो मोर इफिशिएंट है NFA से। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, डिटर्मिनिस्टिक मशीन या डिटर्मिनिस्टिक मॉडल ऑलवेज इफिशिएंट होगा कंपेयर टू नॉन डिटर्मिनिस्टिक। हो सकता है कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक मॉडल आपका पावरफुल हो बट इफिशिएंट नहीं होगा। इस पॉइंट को आप स्पेशली रिमेंबर रखिएगा। नाउ नेक्स्ट है CFL की बात करें तो CFL के लिए जो मशीन बनती है वो PDA है। PDA आपका दो टाइप का होता है, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, इसका फुल फॉर्म होता है डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, और NPDA का फुल फॉर्म होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक। यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां फॉर सम क्यों लिखा है, तो फॉर सम का मतलब ये है कि कुछ लैंग्वेजेस के लिए DPDA बनता है और ऑल पूरी CFL एक्सेप्ट कहां होती है, NPDA में। इसका मतलब ये हो गया कि DPDA कम पावरफुल होता है कंपेयर टू NPDA। आगे अपन जाके बात करेंगे, ये इसके लिए प्योरली CFL लैंग्वेज होती है, और इसके लिए जनरली जो लैंग्वेज होती है उसको DCFL बोलते हैं, डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। आगे हम बात करेंगे कि किस तरह की लैंग्वेजेस को आप DCFL बोलोगे और किस टाइप की लैंग्वेजेस को आप CFL बोलोगे, ये बात अपन को आगे पढ़ना है। लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा, DPDA इज लेस पावरफुल कंपेयर टू NPDA, यही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है। बट अगर इफिशियंसी की बात करें तो अगेन वही, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा इज मोर इफिशिएंट देन नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। इफिशिएंट तो हमेशा डिटर्मिनिस्टिक ही होगा। नाउ NPDA इज मोर पावरफुल देन DPDA। ये पॉइंट हो सकता है कि NPDA इज मोर पावरफुल देन DPDA, नॉन डिटर्मिनिस्टिक चीज आपकी पावरफुल हो सकती है इस लैंग्वेज, CFL के केस में तो है पावरफुल। नाउ अगर नेक्स्ट हम CSL के बारे में बात करें, CSL के लिए लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा होता है, और सेम फंडा DLBA डिटर्मिनिस्टिक लीनियर बाउंड ऑटोमेटा एंड NLBA नॉन डिटर्मिनिस्टिक लीनियर बाउंड ऑटोमेटा।
इस पे अभी आप ये नहीं बोल सकते कि कौन पावरफुल है, कौन ज़्यादा क्या है, इस पे अभी रिसर्च गोइंग ऑन है, हम ज़्यादा इस पे बात अभी नहीं कर सकते। आगे नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में है REL, रिकर्सिव इनरेबल लैंग्वेज। रिकर्सिव इनरेबल लैंग्वेज के लिए जो मॉडल है वो ट्यूरिंग मशीन है। सेम जिस तरह का आपने रेगुलर लैंग्वेज में देखा था FA में, सेम DTM और NTM में भी है। सभी REL को एक्सेप्ट करता है DTM, फॉर ऑल REL accepted by DTM and for all accepted by NTM। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि every NTM is also DTM and every DTM is also NTM। DTM full form deterministic Turing machine and non-deterministic Turing machine। Now अगर मैं एक्सप्रेसिव पावर की बात करूं तो दोनों की बराबर पावरफुल है, मतलब आप किसी भी लैंग्वेज का डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन भी बना सकते हैं तो नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन भी बना सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि सर अल्टीमेटली तो हमें डिटरमिनिस्टिक बनाना होता है, तो हम नॉन डिटरमिनिस्टिक क्यों सोचते हैं? नॉन डिटरमिनिस्टिक एक रफ आइडिया होता है। नॉन डिटरमिनिस्टिक में हम ओनली वैलिड इनपुट टेक केयर करते हैं, वैलिड इनपुट, नो नीड टू टेक केयर ऑफ इनवैलिड इनपुट। हमें वहां हमारा एक टारगेट होता है कि सिर्फ और सिर्फ हमें इस इनपुट को एक्सेप्ट करवाना है। यही रीजन है कि हम जो हमारे सोचने का तरीका होता है, जिस तरीके से हम उसको आगे बढ़ाते हैं, वो हमेशा नॉन डिटरमिनिज्म होता है, क्योंकि हम उसमें ओनली वैलिड इनपुट टेक केयर करते हैं, नो नीड टू टेक केयर ऑफ इनवैलिड इनपुट। और यही रीजन है कि हम NFA या नॉन डिटरमिनिस्टिक कोई भी बनाएं, चाहे ट्यूरिंग मशीन में बनाने जाएं या हम आप फाइनाइट ऑटोमेटिकली बनाने जाएं, बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। नॉन डिटरमिनिस्टिक आपके लिए रफ आइडिया है, एक वो आइडिया प्रोवाइड करता है जिसको आप बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप आने वाले समय में बहुत सारी एल्गोरिथम पढ़ेंगे एल्गोरिथम वाले सब्जेक्ट में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पॉलिनोमियल टाइम एंड नॉन पॉलिनोमियल टाइम, NP क्लास, P क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एल्गोरिथम को समझने के लिए। आजकल गेट्स उसको हटा दिया गया है, बट उसको आपको पढ़ना है, क्योंकि एल्गोरिथम का पार्ट सबसे अच्छा वही समझ में आता है कि कैसे हम एक नॉन डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम को डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम में सोचते हैं। अक्सर मैक्सिमम जो नॉन डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम होती हैं वो लीनियर टाइम या ऑर्डर ऑफ n में सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि वहां सिर्फ हमें इमेजिनेशन करना है, हमें सोचना है कि सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन जब वो मशीन में इंप्लीमेंटेबल बनाने की बारी आती है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगती है। तो ये आपको आगे NFA और DFA में ही समझ में आएगा। मैं आपको जब NFA बनाना सिखाऊंगा और उसके बाद जब मैं DFA में कन्वर्जन दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करती है किसी भी नॉन डिटरमिनिस्टिक को डिटरमिनिस्टिक बनाने में। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है एल्गोरिथम में कि हम उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज कर सकें, जिससे कंप्यूटर में हम इंप्लीमेंटेबल कर सकें उसको। नाउ अगर मैं ट्यूरिंग मशीन में नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो अगेन DTM इज मोर इफिशिएंट देन NTM। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी डिटरमिनिस्टिक नॉन डिटरमिनिस्टिक से ऑलवेज इफिशिएंट रहेगा, और यही पॉइंट है इसमें कि DTM इज मोर इफिशिएंट देन NTM। ओके, लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रीवियस थ्योरी। आपके स्क्रीन पे ये कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं जिस पे आपको पॉज करके पहले सॉल्व करना है, फिर मैं आपको ये सभी क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करूंगा। बड़े ईमानदारी के साथ ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तभी आप आगे इन थ्योरीज को रिलेट कर पाएंगे। ओके, नाउ डिस्कस फर्स्ट प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट टू द फॉलोइंग। ए ऑप्शन है आपका DFA इज मोर पावरफुल देन NFA, बी ऑप्शन है NFA इज मोर पावरफुल देन DFA, एंड सी ऑप्शन है DFA इज मोर इफिशिएंट देन NFA, एंड डी ऑप्शन है NFA इज मोर इफिशिएंट देन DFA, और ई ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। अब इसमें से हमें ऑप्शन चुनना है कौन सा राइट आंसर है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट टू द फॉलोइंग। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इस पे कई बार लिखा रहता है नॉट करेक्ट, करेक्ट नॉट करेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अक्सर हम सही आंसर निकाल के गलत कर देते हैं, इसलिए ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन रहता है ना कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट टू द फॉलोइंग या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इस टाइप की मीनिंग को, इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा सीरियसली लेना है। उस पॉइंट को आप पॉइंट ऑफ कर लीजिए कि इस क्वेश्चन के अंदर नॉट करेक्ट देखना है कि करेक्ट देखना है, और फिर उस टाइप से अपना माइंड सेट कर दीजिए। अक्सर हमारा दिमाग करेक्ट वाली चीजों को चूज करता है,
लेकिन हमारा आंसर, हमें आंसर किस चीज में देना होता है कई बार, नॉट करेक्ट में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि अक्सर गेट में 2-3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन बच्चे ऐसे ही गलत कर देते हैं, बाद में आके बोलते हैं ओहो ये तो ऐसा हो गया। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद अपने माइंड को वैसे ही मतलब करिए, उस वैसे ही इंस्ट्रक्शन दीजिए जैसे आपको क्वेश्चन में पूछा है कि नॉट करेक्ट है तो नॉट करेक्ट देखिए। नाउ चलिए इसका आंसर डिस्कस करते हैं। पहले का, इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है DFA इज मोर पावरफुल देन FA। बिल्कुल नहीं है, अभी आपने पिछला डायग्राम देखा था, बराबर पावरफुल है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नाउ B, NFA इज मोर पावरफुल देन DFA, ऑल्सो सेम, अगर इक्वल है तो दोनों A और B ऑप्शन तो दोनों के दोनों आपके फॉल्स हो गए। नाउ अगर C ऑप्शन की बात करें, DFA इज मोर इफिशिएंट देन NFA, यस डेफिनेटली, आपको बताया भी था पहले मैंने कि डिटरमिनिस्टिक मशीन या डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा ऑलवेज इफिशिएंट टू नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो अपना जो आंसर राइट आंसर है वो C राइट आंसर है अभी तक। और D के बारे में अगर बात करें तो NFA इज मोर इफिशिएंट देन DFA, बिल्कुल नहीं है। नॉन डिटरमिनिस्टिक तो ऑलवेज, ये रिमेंबर रखिए कि नॉन डिटरमिनिस्टिक तो ऑलवेज, जहां भी नॉन डिटरमिनिस्टिक लिखा है और इफिशियंसी की बात की है, आंख मूंद के उसको आप गलत बोल सकते हैं, क्योंकि नॉन डिटरमिनिस्टिक कभी इफिशिएंट हो ही नहीं सकता। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर है C। नाउ सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला है ऑप्शन NPDA is more powerful than DPDA। NPDA is more powerful than DPDA। क्या आपको लगता है कि सही है? बिल्कुल नहीं। NPDA is more powerful than DPDA, यस बिल्कुल सही है, लेकिन ऊपर पूछा है नॉट करेक्ट। इस क्वेश्चन में ऊपर है नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, इस मीनिंग को ध्यान रखिएगा। आपका ए आंसर क्या है? करेक्ट है। NPDA इज मोर पावरफुल देन DPDA। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था DPDA ये सबसेट है किसका? NPDA का। तो पावरफुल तो है, NPDA इज मोर पावरफुल देन DPDA, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। हमें तो नॉट ट्रू निकाल के लाना है इसमें। नाउ बी पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगर आपके बी पॉइंट के बारे में बात करें तो DPDA इज मोर पावरफुल देन NPDA। DPDA इज मोर पावरफुल देन NPDA। क्या हुआ ये आंसर? गलत। तो मतलब पहला आंसर हमें जो मिला वो बी है। इन क्वेश्चनों में हो सकता है मल्टीपल आंसर हो, इसलिए केयरफुली आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। तो पहला ऑप्शन अगर गलत है, अगर सही है तो दूसरा ऑप्शन गलत है, इसमें सिंपल सा बात है। यही वजह है कि इसमें जो वर्ड लिखा है आप ऐसे बना लीजिए तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। NPDA इज मोर पावरफुल देन DPDA, दिस इज ट्रू, बट हमें तो नॉट करेक्ट इसके अंदर निकालना है। और सेकंड पॉइंट बोल के रखा है कि DPDA इज मोर पावरफुल देन NPDA। ठीक, जो हमें इसमें दिख रहा है साफ साफ कि DPDA लेस पावरफुल है, मतलब ये ऑप्शन क्या हुआ? नॉट करेक्ट। तो पहला ऑप्शन आपका हुआ बी। नाउ सी ऑप्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं। DPDA इज मोर इफिशिएंट देन NPDA। यहां पे इफिशियंसी की बात की गई है। किसकी बात की गई? इफिशियंसी की, कि DPDA इज मोर इफिशिएंट देन NPDA। बिल्कुल, मैंने आपको पहले बताया कि डिटरमिनिस्टिक मशीन चाहे कोई सी भी हो ऑलवेज इफिशिएंट। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? सी ट्रू हो गया, लेकिन हमें तो नॉट ट्रू पता करना है, हमें तो नॉट करेक्ट ढूंढना है। तो सी ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं है। नाउ डी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। NPDA इज मोर इफिशिएंट, NPDA इज मोर इफिशिएंट देन DPDA। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका? नॉट ट्रू। तो डी ऑप्शन भी इसका सही है, और ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव, ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है इस क्वेश्चन के आधार पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 केयरफुली रीड कर चुके होंगे आप, और क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने की बारी है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन दिए हैं मोर देन वन ऑप्शन हो सकते हैं, इसलिए बड़े केयरफुल तरीके से इनको करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की बात आती है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन क्या है? इफ द लैंग्वेज एल इज एक्सेप्टेड बाय एन ऑटोमेटा इन बोथ डिटरमिनिस्टिक एंड नॉन डिटरमिनिस्टिक मोड, देन द लैंग्वेज एल कैन बी। अभी अभी आपने देखा है कि एक कोई लैंग्वेज है जो डिटरमिनिस्टिक और नॉन डिटरमिनिस्टिक दोनों में इक्वल, जैसे मतलब इक्वल एक्सेप्टेंस पावर है, मतलब कोई दोनों में अंतर नहीं है। तो ये हमारे डायग्राम में दो ही थे, पहला था रेगुलर लैंग्वेज और दूसरा क्या था? REL के लिए, मतलब पहला था आपका FA
और दूसरा क्या था, ट्यूरिंग मशीन। तो अगर इस तरह से अगर अपन लैंग्वेज में वेरीफाई करें तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन होगा रेगुलर लैंग्वेज। जो बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है CFL, इसमें नहीं है बराबर पावरफुल, क्योंकि आपने देखा था DPDA कुछ लैंग्वेजेस के लिए था, लेकिन NPDA फॉर ऑल लैंग्वेज के लिए था, फॉर ऑल। DPDA कुछ सम लैंग्वेजेस के लिए था, फॉर सम। इस चीज को आपने फील किया होगा। तो इसका पहला ऑप्शन है रेगुलर लैंग्वेज, इसका बी ऑप्शन नॉट ट्रू, एंड सी ऑप्शन ऑल्सो ट्यूरिंग मशीन, ये भी ट्रू है। एंड नाउ डी ऑप्शन नन, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, जो नेक्स्ट स्लाइड आपकी आएगी 4 और 5 की, इसमें भी सेम वही करना है, आपको पॉज करना है पहले, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following model is more efficient to process a regular language RL? Which of the following model is more efficient to process regular language? ध्यान रखिएगा, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही एक वर्ड आया था जिसमें मैंने बहुत आपको तरीके से समझाया था इस पार्ट को। हो सकता है अगर आप उस पॉइंट को रिमेंबर रखे होंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ था आपका FA, बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है PDA पुश डाउन ऑटोमेटा, एंड सी ऑप्शन आपका दिया हुआ है LBA, एंड डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है ट्यूरिंग मशीन, एंड ई ऑप्शन आपका दिया हुआ है नन। ओके, नाउ अगेन मैंने आपको बताया था रेगुलर लैंग्वेज को FA भी एक्सेप्ट करता है, PDA भी एक्सेप्ट करता है, LBA भी करता है और ट्यूरिंग मशीन भी करता है। क्यों? क्योंकि सब सबसेट हैं। अगर मैं बोलूँ रेगुलर लैंग्वेज, दिस इज अ CFL, दिस इज अ CSL, एंड नाउ दिस इज अ REL। तो अगर मैं मॉडल की बात करूँ तो इसके लिए FA मॉडल था, इसके लिए PDA मॉडल था, एंड नाउ दिस इज अ LBA लीनियर बाउंड ऑटोमेटा, एंड नाउ ट्यूरिंग मशीन। तो रेगुलर लैंग्वेज सबसेट है, मतलब REL सुपर सेट है सबका। तो बट नेचुरल सा है कि ये जो रेगुलर लैंग्वेज है वो ऑल एक्सेप्टेड, सभी मॉडल एक्सेप्ट करेंगे। बट सेम क्वेश्चन, सेम वही, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? क्योंकि यहां पे वर्ड लिखा है क्वेश्चन में, मोर इफिशिएंट टू प्रोसेस अ रेगुलर लैंग्वेज। मतलब इनमें से कौन सा मॉडल है जो मोर इफिशिएंटली रेगुलर लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करता है। सेम वही क्वेश्चन फिर से जो मैंने आपको बताया था पहले भी कि नाखून काटने के लिए ब्लेड और नेल कटर से भी आप काट सकते हैं और तलवार से भी काट सकते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं, बट आप जनरली इस्तेमाल क्या करते हैं? मोर इफिशिएंट वे क्या होता है? नेल कटर। ओके, तो सेम वही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जिसकी वजह से इसका आंसर बहुत ईजी तरीके से आप दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? FA। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5th की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज इफिशिएंट टू प्रोसेस अ CFL? अगेन सेम वे, सेम पैटर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज इफिशिएंट टू प्रोसेस CFL? ओके, ए ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो FA, बी ऑप्शन की बात करूं तो PDA, एंड सी ऑप्शन की बात करूं तो LBA, एंड डी ऑप्शन ट्यूरिंग मशीन, एंड ई ऑप्शन नन। तो अगेन सेम फंडा, अभी जो पिछले बार क्वेश्चन में डिस्कस किया है, आपने देखा है CFL के लिए कौन सा मोर इफिशिएंट मॉडल है? पुश डाउन ऑटोमेटा। तो आपका आंसर क्या होगा? पुश डाउन ऑटोमेटा। ओके, इसमें अब हम नोट देखेंगे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। पहला पॉइंट मैंने लिखा है नोट का, FA हैज अ फाइनाइट एंड स्टैटिक अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड कांट बी एक्सटेंडेड बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ मेमोरी। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि FA में अपन मेमोरी को एक्सटेंड नहीं कर सकते। FA कांट एक्सेप्ट ऑल फॉर्मल लैंग्वेज। तो किस टाइप की लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा? कहने का मतलब ये हुआ FA ऑल उस टाइप, मतलब सिर्फ सिंगल पावर वाली लैंग्वेज एक्सेप्ट कर सकता है ये, मतलब जिसमें ना ही आपको कंपैरिजन करना पड़े और ना ही किसी टाइप का रिमेंबर रखना है, सिर्फ
जैसे a की पावर n नंबर ऑफ जितनी, जैसे अगर लैंग्वेज की बात करें तो a की पावर n एंड n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो अगर इसकी मिनिमम लैंग्वेज की बात करें तो ऐसी दिस इज अ न्यूमरेशन टाइप, ये तो सेट बिल्डेड फॉर्म, इससे हम सेट बना सकते हैं। तो अगर इसका न्यूमरेशन देखा जाए तो सिंगल a, अगर 1 रखा गया मिनिमम, 2 रखेंगे तो डबल a, 3a, इस टाइप का अपन देखें नाउ 4a, तो इसके लिए आप fa बना सकते हो, जस्ट अ काउंट अ नंबर ऑफ a कि 1a, 2a, 3a, 4a। कैसे काउंट कर सकते हैं इसके लिए, अगर हम मशीन बनाने की कोशिश करें, नाउ दिस इज इनिशियल स्टेट Q0, एक सिंगल एक्सेप्ट करना चाहिए, नाउ Q1 स्टेट, एंड इसके बाद कितने भी सारे a आए। प्रश्न ये उठता है सर आपने ये कैसे बना दिया, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको आगे मशीन बनाना सिखाया जाएगा तो आप भी बहुत इजी तरीके से मशीन बना पाएंगे, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि आप मेमोरी को एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ ये सिंगल वर्ड को ही, सिंगल जो आपका आएगा इनपुट, उसी को ये प्रोसीड करेगा, प्रोसेस करेगा। ओके, नाउ अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, जैसे आपका आएगा a की पावर n, अगर आप b की पावर n ले लेते हैं, अगर a की पावर n b की पावर n ले लेते हैं, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, अगर आप इस टाइप की लैंग्वेज लेते हैं तो इसमें जो आपका बनेगा वो आपका लैंग्वेज जो इनरेट होके आएगी वो सिंगल, पहली लैंग्वेज सबसे मिनिमम आएगी ए बी, नेक्स्ट आएगी इक्वल नंबर ऑफ इक्वल, ये जो पैटर्न चल रहा है वो इक्वल नंबर ऑफ एज एंड इक्वल नंबर ऑफ बीज का चल रहा है। यही रीजन है कि यहाँ पे आपको रिमेंबर रखना है कि जितने ए आए हैं उतने ही बी आना चाहिए। मतलब अगर आपको रिमेंबर करना पड़ गया तो आपको एक मेमोरी, एक्स्ट्रा मेमोरी एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी जिसके माध्यम से आप इसको रिमेंबर कर सकें। यही रीजन है कि L इज नॉट एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट FA फाइनाइट ऑटोमेटा सिंस इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा मेमोरी टू मेंटेन द काउंट। इस काउंट को मेंटेन करने के लिए आपको एक्स्ट्रा चाहिए मेमोरी, कि मतलब आप एज और बीज के काउंट मेंटेन कर पाएं। इस वजह से ये लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी किसमें, FA में। नाउ आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एक्सप्रेसिव पावर या एक्सेप्टिंग पावर बताया था, उसमें अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि FA सिंगल एक ही इसकी पावर क्यों 1 थी, क्योंकि ये सिर्फ एक ही टाइप की लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है। और जो PDA, मतलब अब ये PDA द्वारा एक्सेप्ट होगा क्योंकि इसमें 2 टाइप की लैंग्वेज आ गई, A की पावर n, B की पावर n। मतलब ये हुआ, अभी आपको आगे देखना होगा। अगर मैं नेक्स्ट अगर लैंग्वेज लूं, अगर मैं तीसरी एक लैंग्वेज लेता हूं, L इक्वल्स टू A की पावर n, B की पावर n, C की पावर n एंड n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो अगर आप यहाँ टैली करें तो A B C इस टाइप की लैंग्वेज, अगर इसकी मिनिमम लैंग्वेज बोले तो A B C, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आएगा, n की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो AAA, BB एंड CCC। ठीक, तो इस टाइप की इसमें लैंग्वेज बनेगी। तो अगर मैं इसमें बात करूं कि कैसे लैंग्वेज बनेगी, तो आप ध्यान रखिए यहां जितने A आए हैं, इक्वल नंबर ऑफ A इक्वल्स टू इक्वल नंबर ऑफ B इक्वल्स टू इक्वल नंबर ऑफ C। मतलब हमें पहले इन दोनों का काउंट मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब एक एक्स्ट्रा मेमोरी लगेगी, उसके बाद हमें जितने B आए उतने C आए, मतलब हमें 2 मेमोरी एलिमेंट चाहिए जिसकी वजह से हम ये मेंटेन कर पाए। इसी के बेसिस पे मैंने लैंग्वेज एक्सेप्टर में कुछ बनाया है समझने के लिए, FA प्लस 0 स्टैक। एक्चुअल में स्टैक हम यहाँ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये मेमोरी एलिमेंट है जो हमें रिमेंबर रखने का काम करेगा, इसलिए हम यहाँ स्टैक इंट्रोड्यूस किए हैं। FA प्लस 0 स्टैक FA कहलाएगा। ठीक, कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो मॉडल है वो सिर्फ एक ही है, FA, बस उसमें हम अलग अलग स्टैक की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं। कभी हम 0 स्टैक रख रहे हैं, कभी हम 1 स्टैक रख रहे हैं, कभी हम 2 स्टैक रख रहे हैं, जिससे हम अपना जो गोल है, जो लैंग्वेज एक्सेप्टिंग पावर है, वो अचीव कर पा रहे हैं। जैसे FA प्लस 0 स्टैक FA प्लस 1 स्टैक एक मेमोरी एलिमेंट। जैसे यहाँ पे हमें यहाँ पे एक मेमोरी एलिमेंट चाहिए, यही वजह है कि ये लैंग्वेज किससे एक्सेप्ट होगी, PDA से। FA प्लस 1 स्टैक PDA प्लस 1 स्टैक ट्यूरिंग मशीन, या अथवा और FA प्लस 2 स्टैक ट्यूरिंग मशीन। तो ये बात आप रिमेंबर रखिएगा, सब कुछ हर जगह FA कॉमन है, सिर्फ आपने किसकी मात्रा बढ़ाई है, स्टैक की। ओके, नाउ इसी पे बेसिस पे 5वां पॉइंट है कि सर अगर FA प्लस 2 स्टैक लिए तो ट्यूरिंग मशीन बन रहा है, तो अगर हम FA प्लस 3 स्टैक ले लिए या 4 स्टैक ले लिए तो क्या बन सकता है। नहीं, उसके 2 के बाद आप 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, n ले लें, सब बराबर पावरफुल है, सब बराबर इक्वल। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि सर 3 में ज्यादा पावरफुल हो जाएगा या 4 स्टैक लेने पे ज्यादा पावरफुल, फिर वो मेमोरी का वेस्टेज है। क्यों? क्योंकि ट्यूरिंग मशीन 2 स्टैक पे कंफर्टेबली सॉल्व हो जाती है,
इसलिए आप इस पॉइंट को रिमेंबर रखिएगा, एक्सेप्टिंग पावर को, एक्सेप्टिंग पावर ऑफ ट्यूरिंग मशीन Fa+2 स्टैक की जो होगी वही आपकी एक्सेप्टिंग पावर ऑफ Fa+3 स्टैक की होगी, सेम इक्वल वही होगी आपकी Fa+4 स्टैक की, और वही N स्टैक की भी होगी। तो ये बात कभी भी मतलब भूलिएगा कि Fa+2 स्टैक ट्यूरिंग मशीन जो है वो कम पावरफुल है कंपेयर टू Fa+3 स्टैक, बिल्कुल नहीं। मिनिमम चाहिए 2 स्टैक, उसके बाद आप 3, 4, 5, 6 अगर आप रख भी रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, मेमोरी वेस्टेज है, क्योंकि वो बराबर पावरफुल है। जो काम आप Fa+2 स्टैक से कर सकते हैं सेम काम आप Fa+3 स्टैक से कर सकते हैं, 4 स्टैक से कर सकते हैं, इक्वल पावरफुल है, इक्वल एक्सेप्टिंग पावर है। ओके।